जय हिंद साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 5 सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखना है, 12th क्लास केमिस्ट्री की 5 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 2 अंक वाले सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे ना। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पराशर दाब क्या है? पराशर तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, जितने भी क्वेश्चन लेकर आएंगे महत्वपूर्ण ही होंगे, बस बार बार रिवीजन करते रहना है ना। क्या कह रहे हैं? पराशर दाब क्या है? तो आप बताइए पराशर दाब किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अर्धपारक में झिल्ली लेते हैं। कैसी लेते हैं? अर्धपारक में झिल्ली। ठीक है, अर्धपारक में झिल्ली। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, एक तरफ लेते हैं विलयन, ठीक है, और एक तरफ लेते हैं विलायक। ध्यान से समझो, एक पात्र था जिसे हमने अर्धपारक में झिल्ली की सहायता से 2 भागों में विभाजित कर दिया। क्लियर है? एक तरफ ले लिया हमने विलायक, जैसे जल है या कुछ भी है, और एक तरफ ले लिया विलयन। अब होता क्या है, विलायक के कण अर्धपारक में झिल्ली से विलयन की ओर गमन करते हैं। इधर विलायक के कण अर्धपारक में झिल्ली से होकर विलयन की ओर गमन करते हैं, जिससे विलयन में क्या हो जाएगा, विलायक के अणुओं की संख्या वृद्धि होने लगती है। ठीक है, तो इनकी गमन को रोकने के लिए हम यहाँ विलयन की सतह पर दाब लगाते हैं। ठीक है, किसकी सतह पर? विलयन की सतह पर दाब लगाते हैं, जिससे कि विलायक के कण विलयन में प्रवाहित ना हो। ठीक है, गमन ना करें। तो ये जो दाब लगाया जाता है, इतना दाब लगाएं कि इनका गमन रुक जाए। ठीक है, तो ये दाब ही कहलाएगा पराशर दाब। समझ में? पराशरण की क्रिया को देखो, अर्धपारक में झिल्ली से विलायक के कण इधर विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं, तो ये क्रिया कहलाती है पराशर। और जो दाब लगाकर इस पराशर की क्रिया को रोका जाता है वो कहलाता है पराशर दाब। ठीक है, अच्छे से समझो। किसी विलयन को अर्धपारक में झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक रखने पर पराशर की क्रिया को रोकने के लिए, इस पराशर की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है, वह उस विलयन का पराशर दाब कहलाता है। इस पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब लगाया जाएगा, कम से कम बाह्य दाब जो लगाया जाएगा, वो कहलाएगा हमारा पराशर दाब। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से तैयार कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक बात पूछ ली, आगे कह रहे हैं पराशर तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पराशर में समझ में आया। पहली बात क्या समझ आई? देखो, पराशर में अर्धपारक में झिल्ली का होना आवश्यक है। ठीक है, पराशर और विसरण की बात की जाए तो पराशर की क्रिया में अर्धपारक में झिल्ली का होना आवश्यक है। विसरण में क्या है? विसरण जैसे आप अपने रूम में किसी गैस को छोड़ दें, जैसे बॉडी स्प्रे है या कुछ भी है, तो क्या होता है, वो चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो वो क्रिया हो जाएगी विसरण। विसरण में अर्धपारक में झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा, पराशर में हमने जाना, पराशर में विलायक के कण, याद रखना, विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विसरित होते हैं। देखो, विलायक किधर गया? एक ही दिशा में गया। ठीक है, जबकि विलयन में विलेय और विलायक दोनों के कण, ठीक है, विपरीत दिशाओं में विसरित होते हैं। यहाँ दोनों ही क्या होते हैं? विपरीत दिशाओं में विसरित होते हैं, फैलते रहते हैं। दूसरा, आगे कहता है पराशर में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं या गमन करते हैं। समझ आया? किधर से जाएगा? मान लो ये है, इधर तनु है, इधर सांद्र है। ठीक है, तो क्या होगा, तनु से सांद्र की ओर ही जाएगा, ये बात याद रखनी है। जबकि इसमें क्या होता है, विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्रण वाले विलयन, ठीक है, और कम सांद्रण वाले विलयन की ओर से जाते हैं। ठीक है, फिर से समझना, विसरण में विलेय के कण जो है अधिक सांद्रण वाले विलयन से, ठीक है, और विलायक आएगा यहाँ, विलायक जो है कम सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, चलो बस इसमें इतना समझना है। क्या समझना है? विसरण में होता क्या है कि जहां मात्रा ज्यादा होती है वो कम की ओर जाता है। ठीक है, जिसकी भी है, ऐसे समझ सकते हैं, तनु विलयन है, तनु है, सांद्र है। ठीक है, तो सांद्र में क्या ज्यादा होगा? विलेय, तो सांद्र से जाएगा विलेय
और तनु से क्या जाएगा, विलायक। तनु से क्या जाएगा, विलायक। तो तनु विलयन से विलायक जाएगा सांद्र की ओर, सांद्र विलयन से विलय जाएगा तनु की ओर। दोनों आपस में मिलकर कैसे हो जाएंगे, समान मात्रा में हो जाएंगे। विसरण की क्रिया होती है ना। अच्छा, ये केवल द्रवों में संभव है, जबकि विसरण ठोस, द्रव, गैस सभी अवस्थाओं में संभव होता है। क्लियर है। अच्छा, पूछा जाए उदाहरण, तो उदाहरण में हम कह सकते हैं जैसे किशमिश का फूलना, ठीक है, या अंगूर का नमक के पानी में क्या होना, सुकड़ना। क्लियर है। किसके उदाहरण हो जाएंगे, पराशर के। ठीक है, किशमिश का फूलना किसका उदाहरण है, ये पराशर का ना, किशमिश का फूलना। ठीक है, दो गैसों का आपस में मिलना, दो गैसों का आपस में मिलना विसरण का उदाहरण है ना। चलो, यहां तक बातें क्लियर होगी। बहुत इजी था टॉपिक, आसान टॉपिक है, तैयार रखना है, 2 नंबर में आता ही आता है। और जितने भी टॉपिक करा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने हैं ना। क्या कह रहे हैं, उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक को स्पष्ट कीजिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात, लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु या आयन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उस धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे केंद्रीय धातु है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, उसके पश्चात उस पर जितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाएगी प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला भी जान लेंगे। प्रभावी, थोड़ा सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है, जिस धातु का निकालना है ना, केंद्रीय धातु का, तो केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना, परमाणु क्रमांक Z माइनस उसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, जो भी होगी हम लिख देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, प्लस हम क्या कर देंगे, 2 गुणा एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड। ठीक है, जितने भी एक दंतुर लिगेंड होंगे उसमें 2 की गुणा करके लिख देंगे ना, बस लिगेंड से समझ लेना। चलो, बात आती है उदाहरण सहित समझाइए। क्या कहता है ये, आपसे पहले ही कहता है एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है कि यही लिया जाए ना। इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, प्रभावी परमाणु क्रमांक ना, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालो। क्या होता है, EAN, फॉर्मूले याद रखने हैं, बराबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुणा लिगेंड। ठीक है, ये हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में सिखा दिया है, इसमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बातें समझ रहे हैं, थोड़ी बहुत तो बात समझ आ ही जानी चाहिए। देखो उदाहरण क्या ले लिया हमने, ये रहा ना। अब देखो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर Fe का परमाणु क्रमांक, ये है केंद्रीय धातु। क्लियर है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 26 माइनस ऑक्सीकरण संख्या, देखो निकालो, माइनस के 1 होती है तो माइनस 1 का मतलब माइनस के 6, यहाँ प्लस 1 होती है तो प्लस के 4, कितना बचा 2, तो इसकी हो जाएगी प्लस के 2। ठीक है, यहाँ माइनस का 6 आएगा, ध्यान रखना है। कितनी होगी, माइनस के 6 प्लस के 4, तो इसकी प्लस 2 रह जाएगी, तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 2 प्लस 2 गुणा लिगेंड। लिगेंड कितने हैं, CN के 6, तो कितने से गुणा कर देंगे, 6 से। निकालो, कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2, 12 दूनी 24 ना, सॉरी 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए तो 10 बचे, और कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, 36 निकल आया। अब सभी एक बार जल्दी से कमेंट्स कर देना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तैयारी करते रहेंगे, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक तथा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी को संरचना सूत्र, इन सभी का संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह का पूछा जाता है, या कह सकता था आपसे फिनॉल का वर्गीकरण कीजिए, वो एक ही बात है ना। सबसे पहले फिनॉल का वर्गीकरण ही है,
तो सबसे पहले जानेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है, मोनो मतलब एक और हाइड्रिक मतलब OH। तो इसमें क्या होता है, वे फिनॉल, ये फिनॉल नहीं कहेंगे, इसमें क्या होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फिनॉल में ना, इनमें एक OH समूह सीधा बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जैसे हम फिनॉल ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिनॉल आपने देखा होगा, घरों में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, फिनॉल हो जाएगा हमारा इसका एक उदाहरण। ये कौन सा फिनॉल है, फिनॉल को बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल है ये। ठीक है, कैसा है ये, मोनोहाइड्रिक फिनॉल है। बताओ यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। क्रिसॉल भी हम ले सकते थे, क्रिसॉल में क्या होता है, क्रिसॉल में एक OH होता है और एक CH3 होता है ना, तो ऑर्थो क्रिसॉल है ये। ठीक है, उदाहरण सहित एक एक उदाहरण तो कम से कम मालूम ही चल जाए ना, जरूरी नहीं है नाम लिया जाए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा डाईहाइड्रिक फिनॉल, तो इसमें क्या होंगे दो OH समूह, ध्यान से समझना, दो OH समूह सीधे बेंजीन वलय से अलग अलग दो कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। इसमें क्या होगा, दो OH समूह बेंजीन वलय से अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, सीखते चलेंगे ना। जैसे आप कुछ भी बना दो, कुछ भी का मतलब कुछ नहीं भाई, सोच समझ के बनाना है ना। जैसे ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्या नाम है इसका, नाम कैटिकॉल, कैटिकॉल ना। चलो, या फिर आप इसे भी ले सकते हैं, अपोजिट जस्ट OH और OH ना। चलो, IUPAC नाम अलग तरीके से भी बना सकते हैं बेंजीन करके ना, इसका नाम है क्विनॉल, क्विनॉल। ठीक है, या फिर हाइड्रोक्विनॉन भी कहते हैं ना, उसे भी लिखना चाहो लिख सकते हैं, हाइड्रोक्विनॉन। चलो, यहां तक चीजें क्लियर हैं सभी, एक बार जल्दी से कमेंट्स करो। या फिर बेंजीन 1,2 डाई, हाँ भाई, इस तरह से भी आप इसका नाम बना सकते हैं कि बेंजीन 1,2 डाई ऑल ना। चलो, अभी थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, सभी यही ध्यान देंगे ना। चलो, आगे क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीन OH समूह सीधे बेंजीन वलय के अलग अलग तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। क्लियर है, OH समूह अलग अलग तीन कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा, क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। जैसे एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH ना, नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1, 2, 3 ट्राईऑल ना। चलो, बातें क्लियर हो गई। हमसे पूछा क्या था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल नहीं, फिनॉल पूछा है। फिनॉल क्या है, तो हमने चर्चा की, एक OH जुड़ा होगा सीधा बेंजीन रंग से तो वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा, दो जुड़े होंगे तो वो डाईहाइड्रिक कहलाएगा, और अगर 3 जुड़े होंगे तो वो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले जानो इसके बारे में क्या है, फिनॉल में OH समूह, फिनॉल में OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है। ठीक है, और यह प्रोटॉन त्यागने पर फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ध्यान से समझो, फिनॉल है हमारा, फिनॉल को तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, किससे जुड़ा होता है, इसमें OH समूह बेंजीन नाभिक से जुड़ा है। ठीक है, जब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन त्यागेगा, ठीक है, प्रोटॉन त्याग देगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, O नेगेटिव और H3O पॉजिटिव ना। चाहो तो इस पे इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ठीक है, चलो क्या बन गया, क्या नाम है इसका, फिनॉक्साइड आयन, क्या नाम है इसका, फिनॉक्साइड आयन ना। हाँ भाई, क्या प्राप्त होता है, फिनॉक्साइड आयन प्राप्त हो जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब याद रखना है, ये जो फिनॉक्साइड आयन है जो अनुनाद के कारण स्थायित्व व्यक्त करता है, ये अपनी अनुनादी संरचना दिखाता है जिसके कारण ये स्थायी होता है। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ रही हैं। हाँ भाई,
अब ध्यान से समझो, अब समझेंगे। फिनॉल के किसके बारे में थोड़ा सा जान लें, इसके अनुनादी प्रभाव को भी जान लें। देखो क्या था हमारे पास, फिनॉक्साइड था। थोड़ा सा नीचे करते हैं ना, थोड़ा ध्यान से समझते चलना। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाना हमने कई बार सिखाया है तो अच्छे से आ ही जाना चाहिए ना। देखो O नेगेटिव, ये फिनॉक्साइड है, ठीक है। क्या करेगा, अभी यहां से समझना है अच्छे से। क्या होगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस जगह, ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझते चलना। यहाँ ऊपर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये जो चिन्ह है माइनस का, ये हट जाएगा। दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी रह जाएंगे, ठीक है। जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये यहाँ से निकल गया तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, और बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे क्या होगा, तो आगे फिर से वही रहेगा, ठीक है। ऊपर तो सेम, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ सीखने की चीज है, ये दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस जगह, ठीक। कई बार हम इन पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। आगे क्या होगा, आगे फिर से यही होगा, ये जो है ये शिफ्ट होगा आगे और ये शिफ्ट हो जाएगा और आगे ना। जब ये यहां शिफ्ट हो जाएगा तो 1 2, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरह की संरचना बनेगी। आगे फिर से क्या कहेंगे हम, अच्छा यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा ना। आगे फिर से हम क्या कहेंगे, ये क्रिया आगे फिर से होगी, ये यहाँ शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ और बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। अच्छा एक बात और याद रखना, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जब शिफ्ट होता है तो बॉन्ड बनता है और जब बॉन्ड शिफ्ट होता है तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं ना। यही किया है, देखो ये दोनों जब यहाँ जुड़े तो डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड हटा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए ना, यही। अब ये आगे बढ़ेंगे तो आगे यही लिख देते हैं, क्या बनेगा, देखो इस जगह जुड़ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड पहले से थे ही, ठीक है। और यहाँ ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये है फिनॉल की सभी अनुनादी संरचनाएं, क्लियर है। इन संरचनाओं से ही पता चलता है कि फिनॉल स्थायी है और उसका, ध्यान से समझेंगे, क्या समझेंगे, अर्थ है फिनॉल का अम्लीय गुण उसके फिनॉक्साइड आयन के अनुनादी स्थायित्व के कारण होता है। पूछा जाता है हमसे कि फिनॉल का अम्लीय गुण क्यों है, फिनॉल अम्लीय गुण क्यों दिखाता है, तो फिनॉल का अम्लीय गुण उसके फिनॉक्साइड आयन के अनुनादी स्थायित्व के कारण होता है। आंसर भी हमने यहीं से दे दिया, स्ट्रक्चर बनाएंगे, टीचर अपने आप समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं ना। क्लियर है, समझ गए ना। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की पूछा था, हमने बता दिया क्यों है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, ये कह रहे हैं टोलन अभिकर्मक क्या होता है, एल्डिहाइड की टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो इस तरह के क्वेश्चंस हम बार बार आपसे रिवाइज कराते रहते हैं, पर फिर भी हम कहेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चनों को बार बार आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए ना, भूलना नहीं है, पेपर में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो फिनॉल क्या होता है पहले ये जान लो। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को, ठीक है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को, ठीक है। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मतलब AgNO3, ठीक है, और NH4OH, ठीक है। AgNO3 और NH4OH का मिक्सचर कहलाता है क्या, सभी बताओ क्या कहलाता है, टोलन अभिकरण। हमने कई बार इसके फॉर्मूले पर भी बात की थी, याद है किसी को, क्या था फॉर्मूला, समझ लेना, AgNH3 का होल ट्वाइस और OH ना, यही है टोलन अभिकर्मक ना, क्या है, टोलेन अभिकर्मक। चलो पहली बात आती है बैलेंस करने की, तो आप इसे एक बार बैलेंस कर लेना चाहो तो, वरना कोई जरूरी नहीं है ना, बस मेन यही है, ठीक है। क्या है, टोलेन अभिकर्मक प्राप्त हो गया। अब ये कह रहे हैं, पता चल गया टोलेन अभिकर्मक क्या है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को हम टोलन अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा ये कह रहे हैं एल्डिहाइड की टोलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो एल्डिहाइड जो है
ठीक है। एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करेगा और उसे रजत दर्पण में अपचयित कर देता है। ठीक है, किसमें अपचयित कर देगा? रजत दर्पण में। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं RCHO Ag2O से क्रिया। Ag2O भी क्या है? टोलन अभिकर्मक ना, एक ही बात है। या तो आप उसे लिख लीजिए या सरल करने के लिए इसे लिख लीजिए। क्या बनेगा? 2Ag रजत दर्पण ना, रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। और क्या बचेगा? RCOOH। ठीक है, तो मेन यही है। क्या प्राप्त होगा? फिर से समझो, एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक से क्रिया करेगा और रजत दर्पण देता है। ठीक है, अगर आप इससे क्रिया नहीं कराना चाहें तो आप इस वाली क्रिया से भी, इससे भी क्रिया करा सकते हैं। देखो, RCHO प्लस क्या होगा? AgNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और OH। जब आप इससे क्रिया कराएंगे तो क्या समझ आ रहा है? क्या बनेगा? सबसे मेन Ag प्राप्त होगा। ठीक है, प्लस क्या प्राप्त होगा? Ag प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा और क्या बनाने का प्रयास करेंगे? देखो देखो थोड़ा ध्यान से समझते रहना। RCOONH4, ठीक है, प्लस NH3 निकलेगा, प्लस एक जल निकलेगा ना। चलो सभी इस क्रिया को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मेन क्या है? मेन है इसमें टोलन अभिकर्मक। ठीक है, मेन क्या है इसमें? टोलन अभिकर्मक, सॉरी रजत दर्पण। ठीक है, दोनों ही में क्या प्राप्त होगा? रजत दर्पण प्राप्त होगा। टोलन अभिकर्मक तो हमारा ये दोनों ही हैं। आपके लिए सरल अभिक्रिया ये रहती है तो आप इसे कर सकते हैं ना। चलो चीजें समझ आ रही हैं। चलो एक बार सभी ध्यान से समझेंगे। हमने 5 क्वेश्चनों पे चर्चा कर ली है आज। सबसे पहले शुरुआत से ही चलते हैं। ठीक है, क्या जाना हमने जाना पराशर दाब क्या है, पराशर विसरण में अंतर, क्लियर है। दूसरा हमने जाना प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में। ठीक है, इसके हमने उदाहरण भी जाने। तीसरा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल को हमने जाना है। अगर आपने अल्कोहल नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उसे पढ़ लेना, बहुत जरूरी है। ठीक है, और क्या है हमने आगे जाना, फिनॉल अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है। साथ के साथ हमने जाना कि टोलन अभिकर्मक क्या है और एल्डिहाइड अगर टोलन अभिकर्मक से क्रिया करेंगे तो क्या देते हैं? रजत दर्पण ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारी बातों को सीख रहे होंगे। बस आपसे 2 ही बातें हम कहते हैं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। भाई सभी के पास इसे शेयर कीजिए। और इस वीडियो में आप सभी, अगर आपको वीडियो समझ आती है तो वहां कमेंट्स करके बता दिया कीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।